दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 16। दोस्तों ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट संख्या 16। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है। कबीर और उनके शिष्य थे धर्मदास, उनके बीच संवादों के संकलन का शीर्षक दोस्तों ये अमरमूल कहलाता है। और जो है सबद, साखी और रमैनी ये सब कबीर की रचनाएं हैं, लेकिन धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमरमूल में प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन अमरमूल के अंतर्गत प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो सही उत्तर है दोस्तों द्वार समुद्र होयसल राजवंश के राजाओं की राजधानी थी। दोस्तों हैलीबीडु कर्नाटक राज्य में हासन जिले में स्थित है और इसे पहले द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था और ये होयसल राजवंश के राजाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन देखिए 1835 में, 1837 में, 1839 में या 1841 में। तो सही उत्तर दोस्तों सही उत्तर है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई थी और ये कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी और नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो कि वर्तमान में भी कार्यरत है। अगला प्रश्न है दोस्तों नीचे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए ऑप्शन ए है मौलाना आज़ाद। तो मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र का संपादन किया था, ये सही है। इसके अलावा देखिए लोकमान्य तिलक ने केसरी का, जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड का और ऑप्शन डी आपका है महात्मा गांधी ने द पायनियर का। तो ये जो है ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि द पायनियर समाचार पत्र 1865 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज से जॉर्ज एलन द्वारा प्रारंभ किया गया था और महात्मा गांधी द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। अन्य विकल्प सही हैं लेकिन ये जो ऑप्शन डी है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। द पायनियर जॉर्ज एलन द्वारा संपादित किया गया था, न कि महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। ऑप्शन है जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक और दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूल रूप से न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी और 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी और इस संस्था के संस्थापकों में चिपलुंकर, तिलक और यम्बी नाम जोशी तथा गोपाल गणेश आगारकर थे। इसलिए जो आपका विकल्प सी है बाल गंगाधर तिलक डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे, तो ये सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है राज्य व्यवस्था से संबंधित है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होता है। लेकिन किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को जो है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी सौंपा जा सकता है। 7वां प्रश्न है संविधान के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी,
इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया कर रहे हैं और यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। संविधान के पुनरीक्षण यानी रिव्यू के लिए एक आयोग की नियुक्ति 11 फरवरी सन 2000 को जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई है, संसद के द्वारा नहीं। और इसका कार्य संविधान के विगत 50 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था और आज के समय में प्रभावशीलता का आकलन करना था। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ये आपके हो जाएंगे कि इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, एक सही है। संसद के अनुमोदन से इसकी जो है गठन नहीं हुआ था, बल्कि इसका जो गठन हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया कर रहे हैं। तो सही उत्तर 1 और 3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? तो इसमें जो राज्य हैं नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, तो याद रखिएगा नागालैंड 1963 को। मेघालय की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसके अलावा सिक्किम की स्थापना या सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य जो है 1975 में बना था, आप जानते हैं। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश 1987 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी आपका हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ पर? आपको बताना है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन देखिए, दार्जिलिंग, शिवसमुद्रम, मोहरा या फिर खोपोलो में। तो सही उत्तर है भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में की गई थी। तो याद रखिएगा दार्जिलिंग में सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना की गई थी और ये जगह का नाम था सिद्रापोंग। और दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में लगाया गया था और ये कावेरी नदी पर स्थित था। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्पादक जो खनिज हैं और उनके उत्पादन से संबंधित क्षेत्र हैं। सोना, कोलार, तो ये आपका सही सुमेलित है। कोयला, झरिया, ये भी सही सुमेलित है। लौह अयस्क, गुंटूर, ये सही सुमेलित नहीं है। और हीरा, पन्ना, मध्य प्रदेश में है, सही सुमेलित है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अन्य जो ऑप्शन है वो आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, जैविक और अजैविक यानी बायोटिक एंड एबायोटिक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं? परजीवी, वियोजक, उत्पादक या उपभोक्ता? तो दोस्तों वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं वे उत्पादक कहलाते हैं। और उत्पादक या हरे पौधे जैविक और अजैविक घटकों के मध्य इंटरमीडिएटरीज का कार्य करते हैं। तो सही उत्तर है जो उत्पादक हैं दोस्तों यानी प्रोड्यूसर हरे पौधे, ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक और जहाँ ये प्रकाश के संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और मृदा से खनिज और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी इन सब के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत भी उपलब्ध कराते हैं। तो याद रखिएगा जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य उत्पादक या हरे पौधे करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है, देखते हैं। कथन है कि जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। तो जीवमंडल या जैवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, ये सही है आपका। कारण कह रहा है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो कथन है आपका कारण ये सही नहीं है,
जयमंडल पृथ्वी, जल, वायु की पतली परत होती है और जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। और ये जीवित जीव इससे संबंधित होते हैं और यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है और ये एक खुला सिस्टम होता है। तो कथन आपका सही हो गया। कारण में कह रहे हैं कि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश होता है और बहिर्गमन होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं और बहुत लंबे समय तक, अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है और ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए आप दोस्तों कथन ए सही है और कारण जो है गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है। तो दोस्तों 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64% रही है। और दोस्तों इस दौरान देखिए भारत की जो ग्रामीण वृद्धि दर रही 12.3%, नगरों में 31.8% रही है। तो सही उत्तर 17.64% 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? ऑप्शन देखिए, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो राष्ट्रीय औसत का लिंगानुपात कितना है? 943। जो भारत का लिंगानुपात है दोस्तों ये 943 है और इसमें देखा जाए तो झारखंड का लिंगानुपात 947 है जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। और देखिए गुजरात का 919 है, महाराष्ट्र का 929 और मध्य प्रदेश का केवल 931 है। तो देख लीजिए झारखंड का जो लिंगानुपात है 947, ये राष्ट्रीय लिंगानुपात के औसत से अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम ये होता है कि देश में निर्यात बढ़ते हैं और आयात घटते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मुद्रा के अवमूल्यन से देश में निर्यात बढ़ते हैं और आयात घटने लगते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव वानिकी या जिसको कि बायोनोमिक्स कहा जाता है, इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। तो बायोनोमिक्स या जैव वानिकी का अर्थ जीव का प्रबंधन नहीं होता है। जैव वानिकी का अर्थ होता है जीवन और ये होता है बायो का अर्थ, देखिए बायो का अर्थ जीव होता है। नोमिक्स जो है नॉर्मस से व्युत्पन्न है जिसका नियम होता है। तो जीवन का नियम होता है, न कि जीवन का प्रबंधन। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है या सिनोनिम्स है, सही है। और यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो देखिए दोस्तों बायोनोमिक्स का अर्थ होता है जीवन का नियम या जीवन का नियमन। इस प्रकार बायोनोमिक्स का शाब्दिक अर्थ नियम होता है और ये प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। तो ऑप्शन जो कथन 2 और 3 है ये आपके सही हो जाएंगे, एक नहीं। तो 2 और 3 ऑप्शन देख लीजिए कि 2 और 3 किस में हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है आपको बताना है। तो दोस्तों पोषण चक्रण और फसल परागण, पोषण चक्रण और फसल परागण ये समर्थन सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट में जो व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक है, इसमें पोषण चक्रण और फसल परागण ये समर्थन के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी निशे अथवा आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है ग्रीनेल, डार्विन, ईपी ओडम या सी पार्क ने।
तो पारिस्थितिकी नीके क्या होता है दोस्तों? पारिस्थितिकी नीके शब्द को सबसे पहले जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था। इसे इन्होंने सूक्ष्म आवास या माइक्रो हैबिटेट्स कहा था। तो सही उत्तर है जोसेफ ग्रीनेल ने पारिस्थितिकी नीके अथवा पारिस्थितिकी आला की संकल्पना प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्र की उत्पादकता बढ़ाते हैं। कैसे कैसे? अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाकर, पोषकों को सतह पर लाकर, अधः स्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। तो दोस्तों समुद्री उत्प्रवाह में जो क्या होता है कि वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को ठंडे सघन जल पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा पोषक तत्वों को सतह पर लाकर, केवल 2 ऑप्शन 2 केवल सही हो जाएगा कि समुद्री उत्प्रवाह पोषक तत्वों को सतह पर लाकर जो है ये उसकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं, समुद्री उत्पादकता को। अगला प्रश्न है गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है कहाँ पर? IISR लखनऊ में, IARI नई दिल्ली में, बीज अनुसंधान निदेशालय मऊ में या SBI कोयम्बटूर में। तो दोस्तों SBI जिसको कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है, ये कोयम्बटूर में स्थित है गन्ना प्रजनन संस्थान और ये दुनिया में अग्रणी गन्ना संस्थान है और भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए गन्ने की उपयुक्त और बेहतर किस्मों के उत्पादन के लिए इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। तो गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर द्वारा गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से संबंधित है दोस्तों। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो सही उत्तर है ट्रेन के चलते समय उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण स्थिरता के जड़त्व का नियम है। दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम है यदि कोई विरामावस्था में है तो सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसको विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, इसको कि जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये नियम जो जड़त्व का है ट्रेन में असावधानी से बैठे यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। इसका कारण क्या है कि इसमें ये होता है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है यह हिस्सा गाड़ी के साथ चलने लगता है लेकिन ऊपर का हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है आपको बताना है? समय, चाल, विस्थापन और दूरी। तो सही उत्तर है विस्थापन जो है ये डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन आपकी सदिश राशि है। दोस्तों सदिश राशि कौन सी होती है? ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, सदिश राशि या वेक्टर कहलाता है। संवेग, बल, त्वरण, विस्थापन ये सभी सदिश राशियां हैं और किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। आइए देखते हैं दोस्तों सामान्य जो गणित है, जो सरल गणित है। 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 और 9 है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है उनके वेगों का अनुपात 2 और 3 का होगा। लेकिन इसको हल करने के लिए आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है K = 1/2 हाफ mv²। जो गतिज ऊर्जा होती है वो हाफ mv² होता है। v जो है इसमें किसी वस्तु का वेग होता है और m जो है वो द्रव्यमान होता है। तो जब 2 वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान समान हैं, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान समान हैं और उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात 4 और 9 है। तो K1/K2 हाफ mv² जब आप करेंगे तो v जो वेग है गतिज ऊर्जा का अनुपात 4 और 9 है तो उनके वेग का अनुपात जो हो जाएगा ये 2 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इस कथन पर विचार कीजिए कि क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं? कथन 1 है हाँ क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता। दूसरा नहीं क्योंकि तर्क और आस्था दोनों साथ साथ नहीं आते। तो इसमें कौन सा कथन आपको सही है? दोस्तों कथन के संदर्भ में दोनों तर्क प्रबल हैं लेकिन दोनों तर्क एक साथ सही नहीं हो सकते, इसलिए या तो 1 या तो 2। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, या तो 1 या 2 दोनों कथन सही हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों। अगर रोज को 6821, चेयर का कोड 73456 और प्रेज का कोड 96173 है तो सर्च का कोड क्या होगा। तो आप इसको सेट करिए। देखिए, रोज को आप ऐसे ROSE रोज को जब आप सेट करेंगे तो 6, 8, 2 और 1 आ जाएगा। उसी प्रकार चेयर को सेट करिए CHAIR, चेयर के नीचे लिखते जाइए 7, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर देखिए R का हो गया 6, R का 6 हो जाएगा तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। प्रेच अब लिख लीजिए, प्रेच में क्या हो जाएगा उसी हिसाब से आपको सर्च का लिखना है। यस का 2 हो जाएगा तो ये शुरू होगा 2 से। ई का कितना होगा, ई का हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए एस का 2 होगा, यस का 2 होगा। ई का देखिए यहाँ ई का जो है 1 है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ए पूछ रहे हैं, ए यहाँ से आप निकाल लीजिए, ए का 4 हो जाएगा। ठीक, 2, 1, 4 आपका सही हो गया। उसके बाद कह रहे हैं आर, आर आप जानते हैं 6 हो जाएगा, आर का 6 है। उसके बाद आर, फिर सी का कितना होगा, सी आप देख लीजिए, सी का 7 है, 7 हो गया। एच का कोड 3 है तो 214 673, 214 673 आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि ए भाई है बी का, सी पिता है ए का, डी भाई है ई का, ई पुत्री है बी की, तो डी का चाचा कौन है। यहाँ पर देखिए, इसको बहुत एक आरेख से आप इसको सेट कर सकते हैं। आरेख से देखिए, कुल मिलाकर ऐसे इसको आसानी से जब आप करेंगे, ए भाई है बी का तो ए आप यहाँ पर ए लिख लीजिए, यहाँ पर ए जो है ये बी का भाई है, बी यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर आप ऐसे चिन्ह लगा दीजिए भाई, तो ए भाई है बी का। सी पिता है ए का, सी को आप यहाँ पर कर लीजिए तो सी जो हैं ये ए के पिताजी हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि डी भाई है ई का, तो डी आप यहाँ पर डी कर लीजिए, डी जो है ई का भाई है। देखिए डी जो है ई का भाई है, यहाँ पे आप कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि ई पुत्री है बी की, ये ई जो है ये बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है तो डी जो हो जाएगा, डी देखिए अगर जो बी की पुत्री ई है और ई डी का भाई है तो डी के माता पिता बी हो जाएंगे, डी के या तो माता होंगे या पिता होंगे। अब कह रहे हैं ई की माँ या पिता बी है, सही बात है। ई जो है दोस्तों, ई पुत्री है बी की तो या तो बी इसके माता होंगे या पिता होंगे, और डी ई का भाई है इसलिए डी की माँ या पिता बी होगा तो सही है। लेकिन बी का भाई ए है, आप देख रहे हैं कि बी का भाई ए है तो ए इसलिए ए जो है डी का मामा या चाचा होगा। जब बी जो है, बी भाई है ए का, ए भाई है बी का तो इसके ये बी या तो देखिए बी का भाई ए है इसलिए ए डी का मामा होगा या चाचा होगा। मामा या चाचा को अंग्रेजी में अंकल कहते हैं इसलिए डी का चाचा ए होगा तो ए जो है वो डी का चाचा हो सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 1995 को रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था। तो बहुत ही आसान है, 1 जनवरी 1995 को जब रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को पक्का है कि सोमवार होगा। इसके लिए ये निश्चित होता है क्योंकि सामान्य वर्ष हैं दोनों, पहला दिन और अंतिम दिन समाप्त होते हैं, इसलिए 31 दिसंबर 1995 को रविवार होगा और 1 जनवरी 1996 को सोमवार होगा। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई रुपए 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है, 20 वर्ष में यह धनराशि कितना रुपए हो जाएगी। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। सामान्य ढंग से 12,000 रुपये 5 वर्ष में 24,000 हो जाते हैं तो अगले 5 वर्ष में 48,000 हो जाएंगे, इसलिए 10 वर्ष में क्या होगा कि ये 48,000 हो जाएंगे, अगले 5 वर्ष में ये धनराशि 96,000 हो जाएगी और अगले 5 वर्ष और लगा देंगे तो 96 का 1,92,000 हो जाएगा। तो सही उत्तर 1,92,000 रुपये बिना फार्मूले के भी आप सेट कर सकते हैं क्योंकि 12,000
5 साल में 24,000 होगा, 10 साल में 48,000 होगा, फिर 48,000 जो है वो 96,000 होगा अगले 5 साल में, फिर 96,000 को 1,92,000 हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्य से भिन्न को चुनना है। BD6 देखिए, BD6, EH FH 14, JL 22 और NP 31, इसमें भिन्न क्या है? तो BD में 6 कैसे आ रहा है? B दूसरा वर्णमाला का अक्षर है और D चौथा, तो 2 और 4 6 हो जाएंगे। F क्या है? F 6 है और H जो है 8 है, तब ये 14 हो जाएगा, ये भी सही है, दोनों सही हैं। JL 22, तो J 10वें नंबर पे है, L 12वें नंबर पे, तो 22 हो जाएगा। NP में क्या हो जाएगा? N 14वें पे है और P 16वें पे। N जो है 14 पे और P 16 पे है, तो इसका मान 30 होगा, न कि 31। इसलिए जो D है ये अन्य से भिन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक निश्चित कूट में पैन को 31 लिखते हैं, PAR को 35 लिखते हैं, तो इसमें PAT को कैसे लिखा जाएगा? तो वर्णमाला में देखिए, PAN को 31 लिखते हैं। P का मान 16 होता है, A का मान 1 है और N का मान 14, तो PAN जब तीनों अक्षरों के संख्यात्मक मान को जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। PAR का 16, 1 और 18, तब ये 35 हो जाएगा। उसी प्रकार PAT को जोड़ना है आपको, तो P का मान 16 होता है, A का मान 1 होता है और T का मान 20 होता है, तो 16 + 1 + 20, तो हो जाएगा आपका कितना दोस्तों? 37। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी 37 हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 12, 4 और 3 मीटर है। एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर और 15 मीटर की छड़ों को रखना चाहता है। इस कमरे में वह अधिकतम कितने छड़ रख सकता है? तो घनाकार कमरे में सबसे लंबी छड़ की लंबाई को आप निकालने के लिए इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, यानी L² + B² + H²। तो जोड़िए इसमें, देखिए 12, 4 और 3, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, +4 का वर्ग 16 हो जाएगा और +3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169, 169। तो दोस्तों 169 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो आपका 13 आ जाएगा। तो एक आदमी इसमें 14 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर और 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है। इस कमरे में वह अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है? तो देखिए, बहुत आसानी से ऐसी छड़ रखी जा सकती है जिसकी लंबाई 13 मीटर से अधिक न हो, तो 12 मीटर वाली, 13 मीटर वाली, तो वो जो है 12 और 13 मीटर वाली छड़ों को रख सकता है। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा? 12 और 13 मीटर वाली केवल 2 छड़ें ही रखी जा सकती हैं, तो सही उत्तर आपका 2 छड़ें हो जाएगा। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर ये बलिया है, ऑप्शन ए आपका सही है। इसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मऊ, गाजीपुर, देवरिया और बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा और मेरठ। तो सही उत्तर है दोस्तों, इलाहाबाद शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, जबकि आगरा, खुर्जा और मेरठ हैं। आगरा है, खुर्जा बुलंदशहर का शहर है और मेरठ ये निर्यात विकास के केंद्र हैं। आगरा से सिल्क, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, आभूषण आदि निर्यात किए जाते हैं। खुर्जा से पाटरी, सिरामिक टाइल्स और मेरठ से खेल के सामान आदि जो हैं मुख्य रूप से निर्यात किए जाते हैं। तो इलाहाबाद शहर निर्यात विकास केंद्र में शामिल नहीं है। यहाँ पर आइए देखिए दोस्तों, बाघ आरक्षित क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करना है। बांदीपुर आप जानते हैं कर्नाटक में स्थित है, मेलघाट महाराष्ट्र में स्थित है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में और पाकुई ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से आप सही सुमेलन कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिवस का जो थीम था वो री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी था और 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को विश्व प्रवासी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया था। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया है। तो सही उत्तर है दोस्तों PSLV C50। PSLV C50 से इसरो ने अपने नए संचार उपग्रह CMS-01 का परीक्षण किया है। दोस्तों इसरो द्वारा ये PSLV का 52वां मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और CMS-1 जो है देश का 42वां संचार उपग्रह है और ये एक्सटेंडेड सी बैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है, जिसके दायरे में देश की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल होंगे। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से है। 15 दिसंबर 2020 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने भारत की सतत विकास पहलों का समर्थन करने के लिए कितनी राशि की 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। तो सही उत्तर है दोस्तों $800 मिलियन, यानी आपका ऑप्शन डी सही है कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने भारत की सतत विकास पहलों को समर्थन के लिए $800 मिलियन के जो है 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न है कि 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत यानी प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है। सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 15 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत यानी प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान की शुरुआत की गई है और ये राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान और भूमाफियाओं द्वारा उत्तराधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करना था। 2 महीने तक चलने वाला ये अभियान 15 फरवरी 2020 तक चला था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा था। तो सही उत्तर है दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है और आप जानते हैं कि जैविक क्षेत्र का दर्जा जो है इसके पहले सिक्किम राज्य ने 2016 में प्राप्त किया था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप जो है ये पूरी तरह से जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा GIC प्रवक्ता परीक्षा के लिए जो सामान्य अध्ययन खंड है उसके लिए 40 जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने हैं उनका प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं के साथ साथ सामान्य अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा और कहीं कोई शंका या दुविधा की स्थिति हो तो बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।